नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। रात के समय 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम कार्यक्रम टक्कर सीएनबीसी आवाज पर। बिहार के बागा और मोतिहारी में दो पक्षों के बीच टकराव हुआ क्योंकि नागपंचमी के मौके पर महावीरी जालूस निकाला गया तो उस पर पत्थरबाजी की गई। हालात बिल्कुल नू जैसे थे और जब बिहार में सुशासन पर सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार की पार्टी के नेता कहते हैं बिहार छोड़िए, देश की चिंता कीजिए, क्योंकि मोदी जी के राज में भारत का लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान से नीचे जा रहा है। सोचिए जरा आप। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी साहब ने कहा है कि मुसलमान एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी है। आज सीएनबीसी आवाज पर इसी मुद्दे पर हम बड़ी चर्चा करने जा रहे हैं। स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज के टक्कर के ट्यूसडे एडिशन में। ये उस सुशासन की तस्वीर है जिसके दम पर दिल्ली में सरकार बनाने का दावा हो रहा है। तो पत्थरबाज मैदान में कूद पड़े, घर की छतों से जुलूस पर पत्थर बरसाए गए, आगजनी की गई। बगहा और मोतिहारी में 3 जगहों पर दो पक्षों में टकराव हुआ। पैटर्न बिल्कुल नूह जैसा। कहीं दंगे हो रहे हैं, हत्या हो रही है। गजब का बिहार हो गया है। बिहार नहीं संभल रहा है। संभालिए, देश की चिंता छोड़ दीजिए। देश नरेंद्र मोदी के हाथ में और उनकी अगुवाई में सुरक्षित है। सवाल उठा तो जेडीयू के एक नेता भारत को पाकिस्तान से भी बदतर बताने लगे। गैलप लॉ एंड ऑर्डर इंडेक्स का 2021 का मामला हो, आपने देश के अंदर में ऐसी कुव्यवस्था फैला दी कि पाकिस्तान जैसा कमजोर देश से भी इन मानकों पर हम पीछे चले गए। अब जरा सुशासन राज की कुछ सुनहरी तस्वीरें देख लीजिए। जहानाबाद में सरकारी दफ्तर में घुसकर सरेआम अधिकारी पर पिस्तौल तान, जान से मारने की धमकी तक दी गई, रंगदारी मांगी गई। चंद दिन पहले ही समस्तीपुर में पशु तस्करों ने एक दारोगा की हत्या कर दी थी। अररिया में पत्रकार की हत्या की गई। बेगूसराय में रिटायर्ड टीचर को मौत के घाट उतारा गया। मोतिहारी में ठेकेदार की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेकिन मुद्दा सिर्फ इतना ही नहीं है। कांग्रेस के एक बड़े नेता और पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी का ये जहरीला बयान भी सुन लीजिए। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ तो करोड़ मर जाए, कोई हट की बात नहीं है। एक झूठ बोलने की बात है। नेहरू के वारिस कांग्रेस के लोग आज धार्मिक यात्राएं निकालते हैं, जय बोलते हैं, मैं घर से कहूं मैं हिंदू बोलते हैं। सवाल है कि क्या ऐसे बारूदी बयानों और खोखले सुशासन के दम पर विपक्षी गठबंधन देश को नेतृत्व दे पाएगा? आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। आइए आपको मैजिक वॉल पे दिखाते हैं इंडिया के शासन वाले ट्रेलर का विश्लेषण। यानी ये जो गठबंधन है INDIA, इसके शासन वाले गठबंधन का विश्लेषण क्या है, सुनिए। ट्रेलर नंबर 1, बिहार में नागपंचमी के जुलूस पर पत्थर चले और जब पत्थर चलाने की बात सामने आई तो पाकिस्तान से खराब कहने लगे जेडीयू के नेता। ट्रेलर नंबर 2, अजीज कुरैशी बोले मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहनी है, 22 करोड़ में से 1-2 करोड़ मुसलमान मर भी जाएंगे तो हर्ज नहीं है। कांग्रेस के नेताओं को गंगा नर्मदा की जय बोलना शर्मनाक है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। और ट्रेलर नंबर 3, आचार्य प्रमोद कृष्ण बोले कांग्रेस की पहचान टुकड़े टुकड़े गैंग वाली है।
ट्रेलर नंबर 4, ममता राज में इमामों को 3000 और पुरोहितों को 1500 का भत्ता मिलता है और इसे सुशासन कहा जाता है व्यूअर्स। और बड़ा सवाल, INDIA पर मोहब्बत की दुकान का लेबल समान पुराना तुष्टीकरण वाला है, चाहे वो पत्थरबाजी हो, चाहे वो इमामों को ज्यादा पैसा देना हो, चाहे अजीज कुरैशी के बोल हो, हर चीज उसी तरफ इशारा करती है। मेरे साथ बातचीत करने के लिए कौन कौन जुड़ रहा है बड़ी स्क्रीन पर? मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर अजय आलोक, बीजेपी के प्रवक्ता है, नेता है। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शुभराष्ट्रा है, जानी मानी लेखिका। मेरे साथ प्रोफेसर नवल किशोर है, प्रवक्ता है आरजेडी के, जेडीयू के हैं राजीव रंजन जी, और अजीज खान है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस चर्चा में। लेकिन मैं सबसे पहले रुख करता हूं अजीज कुरैशी साहब का। मेरे साथ इस समय मौजूद है, फॉर्मर गवर्नर है। कुरैशी साहब, नमस्कार आपको, आपका अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। मेरा सवाल बहुत सीधा है, आप तो बहुत दानिश्वर आदमी हैं, आप बड़े बड़े पदों पर रहे, आपने जो सवाल खड़ा करा, आपने जो बात बोली कि 1-2 करोड़ मुसलमान अगर मर भी जाएंगे 22 करोड़ में तो हर्ज नहीं है, क्या आपको लगता है ये जायज है बात, और ये क्यों बोली आपने? पहली बात तो ये कि मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है अलग से। ये मैं पिछले साल भर से अपने भाषण दे रहा हूँ, उसका एक हिस्सा है ये, और एक बार नहीं है, कई बार मैं कह चुका हूँ इस बात को आके। ये जानबूझ के डिस्टॉर्ट करके तोड़ मोड़ के मेरी पोजीशन ख़राब करने को, मेरी डैमेज करने को किया जा रहा है। मैंने कहा था एक जलसे में जिसमें कई हज़ार लोग मौजूद थे और 20-25 लोग मुझसे पहले बोल चुके थे, जब बात की गई मुसलमानों की, तो मैंने ज़रूर कहा था कि मुसलमान आज वरीड है, परेशान है, मायूस है। क्यों? और उसकी क्यों परेशान है? उसकी उम्मीदें जो सेकुलर नेताओं पे थीं वो आज ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि उन नेताओं ने या तो बोलना छोड़ दिया है मुस्लिम मसाइल में, या आवाज़ बहुत धीमी कर दी है उन्होंने। इसलिए मुसलमान ये समझता है कि वो आज अकेला रह गया, कोई उसकी साथ हमदर्दी करने वाला नहीं है। लेकिन इस हालात से मुकाबले करना चाहिए, लेकिन कुरैशी साहब मुकाबले करना चाहिए जी। और जी लेकिन आपने जो बात बोली, आप तो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे। आप राहुल गांधी तो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं, कहते हैं मोहब्बत बिकेगी, मोहब्बत जो है मोहब्बत बांटेंगे हम। लेकिन आप कह रहे हैं कि देश भर में 22 करोड़ मुसलमान है, 1-2 करोड़ मर भी जाएंगे तो गम नहीं है। अब मैंने ये नहीं कहा, आप तोड़ के मोड़ के बात पे, नहीं, आप ही का बयान है। मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान, आप पूरी बात तो सुन लीजिए, अगर आप देखिए बोलेंगे तो इंटरव्यू बंद कीजिए फिर, मतलब उसमें अगर आप मेरी बात अपने थोपना चाहेंगे तो इंटरव्यू बंद कर दीजिए आगे। नहीं, मैं तो सुनना ही चाह रहा हूं आपकी बात। सुनिए उसको आप। मैंने आपको जिस बात से तकलीफ हो रही है वो बात सर आपने बोली है। मैं तो पूरी माजरत के साथ आपसे सवाल पूछ रहा हूं। मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान के, जी मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान के मुसलमान का मजहबी फरीदा है, धार्मिक कर्तव्य है कि वो देश का वफादार रहे जी, और देश पे कोई खतरा आए, चाहे वो अरब से हो या पाकिस्तान से हो, अफगानिस्तान से हो, चीन से हो, तो देश के बच्चे को अपना सर हिंदुस्तान की रक्षा के लिए कटा देना चाहिए। देश के बच्चे, हर इंसान को अपने खून का आखिरी कतरा देश की सुरक्षा के लिए बहा देना चाहिए, और देश की 1 इंच सरजमीन पर किसी भी ताकत का कब्जा नहीं होना चाहिए, चाहे वो अरब की आए या चीन की आए या पाकिस्तान की आए। मैंने ये कहा था। नहीं, और मैंने ये आपने कहा था तो ये भी कहा था, आपने तो ये भी कहा था कि ये जो मां नर्मदा की आरती कर रहे हैं, मां नर्मदा की यात्रा कर रहे हैं, ये भी गलत है। तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का मंदिर जाना भी गलत है, इसका मतलब आपकी राय में? मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान की आज़ादी जो थी 1930 में जवाहरलाल नेहरू ने ये प्रतिज्ञा की थी कि हिंदुस्तान गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, मेहनत का शहबाम का मुल्क होगा। यहाँ पूंजीपतियों को, राजाओं, महाराजों, जमींदार, जागीरदारों और उद्योगपतियों को ख़त्म कर दिया जाएगा, और एक ऐसा नया निज़ाम, समाजवादी निज़ाम कायम किया जाएगा जिसकी तर्ज सोवियत रशिया की तरह की होगी, जहाँ मजदूर किसानों का राज होगा, लेकिन और उस बुनियाद पर हम हुकूमत कायम कुरैशी साहब,
मैंने ये कहा था, जिस तरह का वो बयान आज कुरैशी साहब, वो मेरा ख्वाब- सवाल वो ख्वाब जी, मैंने- मेरा सवाल सुनिए, मैंने जिस कहा तरह था की वो आप ख्वाब बात आज- कहते हैं वो ख्वाब सर, अधूरा रह गया है आज ही। कुरैशी साहब, आप जिस तरह की बात कहते हैं उस पे ही, उसकी वजह से तो कांग्रेस पे आरोप लगता है कि कांग्रेस, बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की बात करती है, तुष्टीकरण का काम करती है। ये मेरा काम नहीं है कोई आरोप लगाए। मैंने जो कहा वो बता रहा हूँ आपको आगे। मैंने ये कहा था कि हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे को उस ख्वाब के लिए काम करना चाहिए जहाँ गरीबी, मजदूरी, बेरोजगारी का खात्मा हो सके और एक लेकिन नए हिंदुस्तान की बुनियाद पर आप सके। तो मरने मारने मैंने की ये बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आप ये बच्चों को तो आप ख्वाब दिखा रहे हैं अरे कि आप देश बात भर तो में मेरी 22 बात- करोड़ आप मेरी बात मुसलमान तो हैं, नहीं पूरी। 1-2 करोड़ मर भी आप मेरी जाएंगे बात तो तो क्या सुनिए फर्क पूरी, पड़ेगा? पूरी बात होती बड़ी अब नहीं। आप सुनना नहीं चाहते मतलब ये। नहीं, मैं सुन रहा हूं आप आपको। आप गुमराह करना चाह रहे हैं लोगों को मतलब आगे। आप गुमराह करना चाह रहे हैं लोगों मैं को। क्यों गुमराह करूंगा सर? मैंने मैं ये तो बात आप कही ही की थी बात को कि सुना रहा हूं। हिंदुस्तान में मैं तो आप ही की, आपने तो ये, मैं बता रहा हूं ना आपसे आपको। सर, मैं आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं, आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपकी उम्र अडवाणी जी के बराबर है और आप मतलब इतनी उम्र दराज आप व्यक्ति हैं, और मैं आपसे बड़ा दिल की गहराइयों से ये सवाल पूछ रहा हूं। आप जैसा व्यक्ति इस बात को कह रहा है, जो गवर्नर बना इस शासन के अंदर, वो कह रहा है कि देश भर में 22 करोड़ मुसलमान हैं, 1-2 करोड़ मर भी जाएंगे तो गम क्या है? मैं भी आपको, अरे आप बात तो सुनने की, मैंने क्यों कहा था ये? क्यों कहा आप? मैंने कहा था कि मुसलमानों पे जो शक्तियां खिलाफ मुसलमानों के हैं, अगर वो उनको मारें, कत्ल करें, घर जलाएं, बच्चों को यतीम करें, सुहागनों का बेवा करें, तो मुसलमानों को अमन की खातिर, शांति की खातिर इस ज्यादती को मार लेना चाहिए और अपील करना चाहिए मुल्क में अमन कायम हो। और एक पर ये कहाँ शांति हो के रहा है साथ जो आप कायम बात हो। कह रहे हैं? ये हो कहाँ रहा है? लेकिन वो ताकत बिहार में तो नागपंचमी के जुलूस में पत्थर चले हैं सर, आपकी बात सुनने के बाद। वो ताकतें जो तय कर चुकी हैं कि मुसलमानों को इस मुल्क से निकाल के बाहर कर देंगी, भारत को एक मुस्लिम मुक्त देश बना देंगी और भारत को स्पेन की तरह मुसलमान का नाम निशान बाकी नहीं रहेगा, तो मुसलमान इन जातियों को बर्दाश्त करेगा, एक लिमिट तक बर्दाश्त करेगा, एक हद तक बर्दाश्त क्या करेगा। ज्यादती हो रही है? आप लेकिन बार बार एक लाइन बोल अगर वो रहे हैं देखेगा- मुसलमान पे ज्यादती हो रही है, क्या ज्यादती हो रही है वो तो कृपया करके बताइए। आपने ये बात बोली कल और पत्थर बरस गए नागपंचमी के जुलूस में बिहार में। मुसलमान जो हैं दे आर लिविंग अंडर द शेडो ऑफ डेथ। आप पानी पीजिए। हर जगह जाती हो रही है उनके ऊपर, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इन्वेस्टिगेशन में, नौकरियों में। पर ये आपको नहीं लगता हर कि जगह आप जाती हो जैसे, रही है, न्याय मिलने में। पर आप जैसे वरिष्ठ आदमी की तरफ से ये भड़काने वाला बयान है, उत्तेजित करने वाला बयान है, भड़का रहे हैं आप। कोई भड़काने वाला बयान नहीं। अगर दिल के जख्मों को दिखाना भड़काना पड़े तो मैं सबसे बड़ा भड़काने वाला हूँ। अगर ये कहना है कि हिंदुस्तान में अगर कोई खतरा आए तो अपनी जान कुर्बान कर दो, हर बच्चा मर जाए मुसलमान का और तिरंगा झंडे की आन शान नहीं हो ना पाए, अगर ये भड़काने वाला बयान है तो मैं भड़काया हुआ बयान दे रहा हूँ। अब आप अगर ये अपनी कहा बात को जाए बदल कि रहे हमने हैं, पैदा हुए आप हैं, बोल रहे हैं यहाँ मुसलमान जिंदा हैं, खतरे यहाँ में है। रहेंगे। और आपने कहा मुसलमान खतरे में, और अभी भी आपने यही बोला और फिर अपनी बात को आप ट्विस्ट कर रहे हैं। फिर रिपीट कर रहा हूँ, खतरे में है मतलब, हर तरह खतरे में है मतलब, उनकी भविष्य, सर उनकी खतरे में मुसलमान नहीं है, देश के वो राजनेता हैं जो तुष्टीकरण से अपनी रोटियां सेकते थे। दिक्कत ये हो गई है जो आप सीख रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं तो सिर्फ देश की बात कर रहा हूं। मेरे हिसाब से तो मेरे देश के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब प्यार से रह रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप मुसलमानों के इतने बड़े रहनुमा बन रहे हैं, 72 के 72 फिरके मुसलमानों के किस देश में देखने को मिलते हैं? 72 के 72 फिरके किसी इस्लामिक देश में नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में किस लिए है ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। मैं कोई काजी मुफ्ती नहीं हूं जो आपके ऊपर फतवा दूं। मैं आपसे इतना ही कह रहा हूं, कहना चाहता हूं कि मैंने ये कहा था जी कि मुसलमानों को सबसे आगे आकर देश की सुरक्षा करना चाहिए और देश के विकास के अंदर योगदान देना चाहिए। तो ठीक है सर, आपने अपनी बात को रखा, इस रास्ते आपने में कोई अपनी लोग बात आएं। को रखा, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मुझे लगता है कि भारत एक सुरक्षित देश है, यहाँ पे किसी भी धर्म के लोग असुरक्षित नहीं है। मेरा निवेदन है कि हम देश के अंदर प्रेम की भावना को बढ़ाएं, ना कि नफरत की भावना को बढ़ाएं। ये मेरा प्रयास रहता है हमेशा। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक इस समय। सर जी सर, आप अपनी बात को रखिए पूरा। सर बोलिए कुरैशी साहब।
बहुत बहुत शुक्रिया जी। कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आप जुड़े में था डॉक्टर अजय आलोक है। डॉक्टर अजय आलोक, योर फर्स्ट रिएक्शन टू दिस इज द बिगेस्ट एक्सक्लूसिव इंटरव्यू वी हैव डन, जिसके अंदर अजीज कुरैशी जो कुछ कह रहे हैं वो अपने आप में हिलाने वाला है। और कुल मिलाकर वो ये कह रहे हैं कि देश का मुसलमान तो खतरे में है ही। और जब उन्होंने ये बात बोली और उसके बाद हमने देखा बिहार के एक इलाके के अंदर, वहां पर नागपंचमी के जुलूस पे पत्थर भी चल गए और जेडीयू नेता उसको पाकिस्तान से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए अमीश, ये एक पैटर्न बन गया है। आप नूह की हिंसा याद कीजिए कि नूह की हिंसा के पहले भी 4-5 दिन पहले से वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हुआ था, जिसमें खुलेआम कहा जा रहा था कि लेके आओ जुलूस, इस बार दिखा देंगे इनको, इस बार दिखा देते हैं कैसे ये जुलूस लाते हैं। सुना है वो बजरंगी भी आ रहा है, घुसने नहीं देंगे नूह में। इस तरह से बातें इंसाइट की गई और जुलूस पे हमला हो गया। ये अजीम कुरैशी जी का बयान कल आता है, परसों आता है, 2 जगह उत्तर प्रदेश में इन पे एफआईआर भी दर्ज होती है। मध्य प्रदेश में फिर इन्होंने भाषण किया और सीधे कहा कि मुसलमानों ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। कांग्रेस को भी कोसा, कहा कि पार्टी ऑफिस में बुतों की पूजा करते हैं, मुसलमान किसी का जर खरीद नहीं है। उसी पैटर्न के तहत बिहार में आज नागपंचमी का जुलूस निकलता है, कल उस पर हिंसा हो जाती है। ये कांग्रेस पार्टी का ही चरित्र है। ये कांग्रेस पार्टी को गाली देना, थोड़ी बहुत लाइन बोलना जी, कि ये पूजा करने लगे हैं, ये करने लगे हैं, नेहरू की कांग्रेस है ये एक सिर्फ हल्का सा डेविएट करने का तरीका है। पैटर्न वही है, मुद्दा वही है। गांव में एक कहावत है ना कि पुराने चावल को रखा जाता है और शादी ब्याह में निकाला जाता है 5-10 साल के बाद। तो ये 10 साल के बाद का ये पुराना चावल फिर से निकल रहा है और इस तरह के भी पुराने चावल निकलते रहेंगे। मत भूलिए, हमारे देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी इसी तरह का बयान दे चुके हैं जी। कि इस राष्ट्र में मुसलमान खतरे में है, जिसपे काफी बवाल मचा था। उपराष्ट्रपति बन गए, गवर्नर बन गए और मुसलमान इनको खतरे में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन मैं रुक करता हूं, मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं, क्योंकि जेडीयू का शासन है। राजीव रंजन जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? लगता है राजीव जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। नवल किशोर के पास चलता हूं। प्रोफेसर नवल किशोर, आपके गठबंधन के साथी ये कह रहे हैं, आपके गठबंधन के ये साथी कह रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? भारत का लॉ एंड ऑर्डर तो पाकिस्तान से भी नीचे चला गया है। मतलब एक जगह हिंसा होती है और एग्जाम्पल पाकिस्तान का दे रहे हैं, क्यों? नहीं, उन्होंने तो आधार भी बताया कि क्यों दे रहे हैं। आप तो सामने में इंटरव्यू ले रहे हैं और जो बात वो बोल रहे हैं उससे अलग मतलब निकालकर एक चित्र और चरित्र बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि देश का मुसलमान वास्तव में भारत के लिए खतरा है। जब वो बात खुद कह रहे हैं, इन फर्स्ट पर्सन जो इंटरव्यू में बोल रहे हैं, उसको भी आप झुटलाने पे तुले हुए हैं। अमीश जी, अभी भी समझ जाइए, मुद्दा ही महत्वपूर्ण है इस देश के लिए। अगर आप देश प्रेमी हैं तो मुद्दों पे बात कीजिए। आप व्यक्ति पे और व्यक्ति के बातों पे जाते हैं तो ये तो भाजपा के लोग कहते हैं कि हिंदू खतरे में है। कैसे हो सकता है हिंदू खतरे में? आप बताइए। जिस तरह का बात भड़काने वाले आपकी बात कितने नवल जी, आप प्रोफेसर हैं और आप बहुत दानिश्वर व्यक्ति हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। अगर भाजपा के लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है और वो कहते हैं कि 5-7 करोड़ हिंदू भी तैयार हो जाए तो मैं बीजेपी के नेताओं को भी छोड़ूंगा नहीं। अगर किसी ने बोला है तो मुझे बताइए, उसको लाइव बुला के उसकी खिंचाई मैं करूंगा। लेकिन अजीज कुरैशी ने क्या बोला? आप जिस अजीज कुरैशी का समर्थन कर रहे हैं उस व्यक्ति ने क्या बात बोली? उन्होंने बोला कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और मुसलमानों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। भड़काने का काम कर रहे हैं वो। और जब मैं उनको आईना दिखाने का काम कर रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि मोहब्बत फैलनी चाहिए, नफरत खत्म होनी चाहिए, और आप अजीज कुरैशी को सपोर्ट करते हैं इस बात के लिए। बताइए जो दल पिछले 10 साल से सिर्फ नफरत ही फैला रहा है, भीड़ हिंसकों की संख्या बढ़ा रहा है, पूरे नफरती वातावरण पैदा कर रहा है, उसको आप कह रहे हैं कि शांति फैला रहा है। भाजपा का कोई ऐसा सदस्य नहीं है जिसके मन में घृणा नहीं है, जिसके मन में नफरत नहीं है। तमाम तरह के कार्यकर्ता से लेकर नेता तक। आपने अनुराग ठाकुर जी को नहीं सुना था क्या? देश के गद्दारों को गोली मारो, ये सुना नहीं था? आप गिरिराज सिंह को आए दिन नहीं सुनते हैं क्या? कितने नेताओं के नाम हैं जो कि नफरती भाषण बोलते हैं और इस देश के लोगों को गुमराह करते हैं। ये तो पूरे सार्वजनिक पटल पे है। आप तो
आपको ये भी नहीं देखे होंगे लगता है कि एक जवाब ले मंत्री लेते हैं, से जवाब कोई ले लेते हैं, पत्रकार ओके। इंटरव्यू में डॉक्टर टमाटर अजय का लोक सवाल रिस्पॉन्ड। पूछ रहा है तो उसको कैसे धमका रही है? डॉक्टर अजय लोक रिस्पॉन्ड टू प्रोफेसर नवल सबसे किशोर। बड़ी बात, नवल जी को मैं ये बात बताना चाहूंगा कि अनुराग ठाकुर ने कहा था देश के गद्दारों को, और जवाब भीड़ ने दिया था। और मुझे लगता है कि भीड़ का जवाब अगर गद्दारों के अरे साथ क्या भीड़ को करना भड़का चाहिए रहे तो थे किसी ना। भी मुल्क कहाँ में, है किसी भी गद्दार? राष्ट्र में, गद्दार किसी कौन भी था राष्ट्र में, उसमें? एक मिनट, किसी भी देश में गद्दार जाइएगा कौन था, और ये उस देश बताइए के ना। अगर देश भीड़ के को देशभक्तों से भड़काने का, पूछिएगा भीड़ कि को देश के भड़काने गद्दारों का के साथ क्या ठीका जो करना है, चाहिए, वो तो भाजपा तो लेती जवाब है। वही मिलेगा। उसको भीड़ को भड़काना नहीं भीड़ कहते हिंसक नवल बनाने वाला कौन जी। है? देश के गद्दारों के साथ क्या भीड़ करना को चाहिए, कोई भीड़ आपसे हिंसक पूछेगा तो आप भी बनाने यही वाले कौन कहेंगे। है? आज एक जो लाइन की रेपिस्ट बात हो है, रही है, उसको माला आज एक कौन लाइन की पहनाता बात है? हो रही है। जो क्या भीड़ आपको हिंसक भी है, लगता उसको माला है कि कौन देश का पहनाता है? मुसलमान खतरे में आपके है? दल हाँ या ना में में जवाब आपके दे दीजिए सरकार मेरा। में मंत्री हैं। आप भी अरे पोजीशन अजय क्लियर कर आलोक जी, दीजिए। क्या कम से आरजेडी को कम लगता है कि प्रोफेसर देश और का डॉक्टर मुसलमान साहब, खतरे डॉक्टर में है? अजय लोक को प्रोफेसर साहब एक एक करके आप दोनों बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बोलते हैं। 30 सेकंड डॉक्टर अजय लोक बात रखते हैं, फिर प्रोफेसर नवल किशोर आप 30 सेकंड रख लीजिएगा। डॉक्टर अजय लोक। मैंने सिर्फ ये कहा कि इस विश्व के किसी भी मुल्क में जाके अगर कोई नेता पूछेगा अपनी जनता से और भीड़ से कि देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए, तो पूरे विश्व के हर देशभक्त के मुंह से यही आवाज निकलेगी जो उस दिन उस भीड़ के मुंह से आवाज निकली थी, अनुराग ठाकुर के मुंह से नहीं निकली थी। पहली बात। दूसरी बात, क्या आरजेडी को भी लगता है कि इस देश का मुसलमान खतरे में है? हाँ या ना में आरजेडी, नवल जी जवाब दे दें, बात खत्म। ठीक है। आपको क्या लगता है अजीज कि अजीज कुरैशी ये सही बोल रहे थे कि क्या देश आप का मुसलमान अजीज खतरे कुरैशी में को है? डिफेंड कर रहे थे प्रोफेसर साहब? क्या आप अजीज कुरैशी की बातों को डिफेंड करते हैं, व्हाट ही सेड? और नागपंचमी के जुलूस पे जो पत्थर चले, जो वहां बाइकें जलाई गई, जो वहां पर आगजनी हुई, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, लोकल प्रशासन या नरेंद्र मोदी? अरे अमीश जी, आप सवाल भी पूछते हैं और जवाब का अर्थ भी आप खुद ही बनाते हैं। कितने चमत्कारी पत्रकार हैं आप तो कुछ और काम कीजिए। यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, एक तरह का मत बनाने का कोशिश कर रहे हैं। इस देश में जो शासक दल है, सत्ताधारी दल है, उसको लग गया है कि उसके टिकट कट चुके हैं। जो बिहार में परिवर्तन 1 साल पहले हुआ है, वो देश में परिवर्तन का संकेत मिल रहा है। अब मुद्दों पे वो बात नहीं करेंगे, नौकरी पे बात नहीं करें। मैं अजय आलोक जी से पूछना चाहता हूं, देश क्या विदेश का कौन नेता है, कौन मंत्री है जो प्लेटफॉर्म, जो मंच पे जाके और मंच से समर्थक से पूछता है कि बताओ देश के गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? इसका मतलब है कि देश के गद्दारों की पहचान और उसका काम करने के लिए केवल वही ठीक है। प्रोफेसर साहब, हजारीबाग में भीड़ हिंसकों को माला कैसे पहना रहे थे? ठीक है, कैसे पहना रहे थे? ठीक है, वो लोग रेपिस्टों का लेकिन जवाब नहीं आया प्रोफेसर साहब। तो उनको बताना चाहिए। प्रोफेसर साहब, नागपंचमी के जुलूस पे पत्थर चलाना आप उसको जायज मानते हैं? मैं बड़ा सिंपल सवाल पूछ रहा हूं, आपको लगता है नागपंचमी के जुलूस पर पत्थर चलना सामान्य और जायज है? देखिए ये सवाल, ये तो वैसे है। अरे अमीश देवगन जी, लगता है कि अनुराग ठाकुर से आप ज्यादा प्रभावित हैं। ये ऐसा ही सवाल है जैसा वो पूछ रहे थे, और अजय आलोक भाई बोल रहे हैं कि ऐसा सवाल पूछना ठाकुर से चाहिए। आपका बड़ा प्रेम लग रहा है कि कोई भी आप इस डिबेट में 8वीं बार अनुराग ठाकुर का नाम लेकर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर के साथ आपकी मोहब्बत हो सकती है, प्रेम हो सकता है, आपके मित्र हो सकते हैं। उसको बोलेगा कि ये सुशासन वाला है मामला? लेकिन मैं आपसे नागपंचमी, मैं आपसे बेसिक सवाल पूछ रहा हूं सर। मेरे सवाल में अगर कोई त्रुटि है तो मुझे बताइए। प्रोफेसर साहब, आप तो जानी जान है। प्रोफेसर साहब, आप तो जानी, मेरे सवाल में कोई त्रुटि है तो बताइए। मैंने बेसिक सवाल पूछा, एक घटना घटी, नागपंचमी के जुलूस पे पत्थर चलते हैं। मैं बेसिक सवाल पूछ रहा हूं, क्या पत्थर चलना जायज है, आगजनी होना जायज है? सवाल मेरा बड़ा बेसिक है, जवाब दीजिए ना इस बात का। या आप अपनी सरकार को डिफेंड नहीं कर पा रहे, करतूते ऐसे? नहीं, अमीश देवगन जी, ये जो सवाल है ना, ये सवाल ऐसा ही है जैसा अनुराग ठाकुर भीड़ से पूछ रहे थे। अजय आलोक जी कैसे बोल रहे हैं कि अजय आलोक जी अभी बोल रहे हैं ना, अनुराग ठाकुर भीड़ से पूछ रहे थे। अच्छा, मैं राजीव रंजन जी के पास चलता हूं। मैं पहले उनके पास जाना चाह रहा था, लेकिन ठीक है, यू मेड पॉइंट। अजय आलोक, शुभ राष्ट्र, आई विल कम बैक टू यू। लेकिन मुझे एक पर्सपेक्टिव लेना है। राजीव रंजन जी, ये जो नागपंचमी के जुलूस पे पत्थर चले हैं, इसके जिम्मेदार नीतीश बाबू हैं या नरेंद्र मोदी हैं?
लगता है ऑडियो नहीं जा रहा। सुब्राष्ट्रा, क्वेश्चन टू यू, ये जो नाग पंचमी के जुलूस पे पत्थर चले हैं, ये जो अजीज कुरैशी कह रहे हैं, ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है, इस सबके लिए जिम्मेदार कौन है? सुब्राष्ट्रा। कॉन्स्टिट्यूशनली तो लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट में जो इसकी सरकार होगी जिम्मेवार उसको ठहराया जाएगा। चलिए, हो सकता है मैं उस प्रोसेशन के दौरान जो हिंसा हुई उसके लिए प्रशासन को जिम्मेवार 1 मिनट न भी मानूं कि कुछ अराजक तत्वों ने किया, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो अब हम देख रहे हैं कि आरजेडी के नेता तो एक्सेप्ट करने को ही तैयार नहीं है कि कुछ हुआ भी। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं और उनसे सवाल पूछा जा रहा है तो अनुराग ठाकुर पे उछल कर जा रहे हैं। मैं तो उन्हीं से पूछती हूँ, आज नवल किशोर जी बता दें कि आरजेडी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, देश के गद्दारों के साथ क्या किया जाना चाहिए। आप परिष्कृत भाषा का ही प्रयोग कीजिए, लेकिन बताइए ना कि देश के गद्दारों के साथ क्या किया जाए। नवल किशोर, प्रोफेसर जो नवल, देश के साथ गद्दारी करे, आरजेडी का क्या स्टैंड है, उसके साथ क्या किया जाना मुझे चाहिए? मालूम है कि ये नारा अगर लगता है, अगर लालू यादव ये नारा लगाए कि देश के गद्दारों, देश के गद्दारों को, तो जनता को क्या कहना चाहिए आपके हिसाब से? ठीक है सुब्राष्ट्रा, आपने सवाल पूछा, आप 10 सेकंड में प्रोफेसर किशोर का जवाब सुनिए ना। प्रोफेसर नवल किशोर, रिप्लाई। नहीं, देखिए, सुब्राष्ट्रा जी के पास इससे भी कठिन और बेमतलब के सवाल हो सकते हैं कि वो जन्मजात आरजेडी के विरोधी हैं। उनके भाषा में, उनके सोच में सब कुछ है, लेकिन मैं सिंपल इसका उत्तर देता हूँ कि जो भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है उसका उत्तर तो कानून ही तय करेगा। ये तो उत्तर प्रदेश तो है नहीं कि पुलिस के घेरे में भी गोली मार दिया जाता है और कानून में उनका विश्वास नहीं है, उनको बुलडोजर पे विश्वास है। अगर राज्य का मामला है तो आपने मणिपुर में तार्किक सवाल पूछा आपसे, आपसे प्रश्न पूछा, क्यों नहीं बर्खास्त किया? देश के गद्दारों के साथ क्या सलूक किया जाना चाहिए? आप कौन होते हैं ये पूछने वाले सवाल? गोली नहीं मारना मंत्री बनाया गया है, ये सवाल पूछने के लिए। आप ऐसे निकम्मे सरकार ही ये सवाल पूछते हैं। कौन मंत्री का कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनली कौन सा मंत्री को कहा गया है कि आप मंच पे जाकर सवाल? अच्छा, एक सेकंड, कौन सा लॉ के अंदर नरेंद्र मोदी? प्रोफेसर नवल किशोर, आप शांत रहिए। देखिए, और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, सुब्राष्ट्रा ने सवाल चलिए गलत पूछ लिया, थोड़ी देर के लिए मैं एग्री कर लेता हूं, सुब्राष्ट्रा को ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था। चलिए, नाग पंचमी के जुलूस पर जिन्होंने पत्थर चलाए वो कौन थे? जिन्होंने नाग पंचमी के जुलूस पे आगजनी करी वो कौन थे? बताइए। वो सरकार तो आपकी, शासन तो आपका है। प्रोफेसर नवल किशोर, अब इस सवाल का जवाब दीजिएगा। नहीं, सरकार, अब अनुराग ठाकुर पे मत जाइएगा। देखिए, बिल्कुल सरकार उसका पहचान करती है, उसको गिरफ्तार करती है और जेल के अंदर डालती है। ये सरकार का काम है। नहीं, मैं कह रहा हूं सरकार क्या कर रही थी? लेकिन वहां पे नाग पंचमी का जुलूस निकल रहा था, लोग ऊपर से पत्थर बरसा रहे थे, पेट्रोल बम चला रहे थे, सरकार क्या कर रही थी? सरकार आपको रिपोर्ट दे देगी क्या कर रही थी, लेकिन ये सरकार को रिपोर्ट देनी चाहिए। पूछने वाले कि ऐसा नहीं है ये कोई। नहीं, आप बिल्कुल देनी चाहिए, कार्रवाई भी कर रही होगी। ये देखिए, ये सरकार कार्रवाई करने वाली है, प्रायोजित करने वाले लोग जो हैं वो मणिपुर और हरियाणा में दिख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। क्या हरियाणा की सरकार से सवाल नहीं पूछा? मनोहर लाल खट्टर से सवाल नहीं पूछा? ओके, जवाब नहीं, बिल्कुल। क्या वहां बुलडोजर नहीं चले? क्या वहां बुलडोजर नहीं चले जिन्होंने वहां पत्थरबाजी करी थी? अच्छा, बुलडोजर पे जिसने सवाल उठाए, उसको क्यों हटा दिया गया? अच्छा, ठीक है, एक सेकेंड। देखिए, आरजेडी को थोड़ा अपनी वाणी को भी विराम देना चाहिए। डॉक्टर अजय आलोक भी वेट कर रहे हैं। डॉक्टर अजय आलोक, 40 सेकेंड। डॉक्टर अजय आलोक, हरियाणा में नूह वाली घटना हुई तो तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी दिन 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। यहां कल से वो एक्शन हो गया। कल से लेकर आज तक सिर्फ ये कहा जा रहा है कोई खास घटना नहीं थी, हल्की फुल्की झड़प थी, दोनों पक्षों को शांत करवा दिया गया है। ऑफिशियल डीएम का बयान है, ये मेरा बयान नहीं है। एक भी गिरफ्तारी कल से लेकर अभी तक नहीं हुई है। तो क्यों? किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? किसको बढ़ावा दिया जा रहा है? अरे डीएम, मुझे ये बताने को मजबूर मत कीजिए कि डीएम कौन है और एसपी कौन है। अब दूसरी बात कहता हूं, ये जानबूझ के किया हुआ प्रयोग है। ये प्रयोग है। एक बयान होता है और उसके बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं। क्या आप मानते हैं
कि क्या आप लोग भी मान गए अजीम कुरैशी की तरह कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है, और यही बात मुसलमानों को कहना है हमेशा? क्या एज अ पॉलिटिकल पार्टी आपका स्टैंड यही है जो अजीम कुरैशी का है? बस हाँ या ना में जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है इस देश में हिंदुओं से सुरक्षित मुसलमान नहीं है जो अजीम कुरैशी कह रहे हैं? और क्या आपको नहीं लगता है कि इस बात से सांप्रदायिकरण बढ़ेगा? जी, लालू यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको कुछ ही क्षणों में दिखाएंगे, लेकिन गिरिराज सिंह हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं। आखिर गिरिराज जी, बिहार के प्रशासन को ऐसा क्या हो गया है कि धार्मिक यात्राओं पर आए दिन पत्थरबाजी हो रही है, लोगों की हत्या हो रही है, पत्रकार तक सुरक्षित नहीं है? गिरिराज जी, बिहार के मुखिया तीसरी दुनिया में जी रहे हैं। क्यों? केवल नरेंद्र मोदी जी को गाली दिलवा रहे हैं और उनको संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है मोदी अगर आ गए तो, लेकिन सामाजिक समरसता को तार बिहार में लालू जी के समय से ये काम शुरू हुआ और नीतीश जी के कार्यकाल में पीएफआई जो इस्लामिक स्टेट बनाने का जी, और आज कल जो हुआ है अभी पश्चिम चंपारण और पूर्वी चंपारण के दोनों जगह, ये दिखाता है कि हरियाणा के मेवात की तरह, नूह की तरह ये घटना हुई है। हमारे हर साल वहां नाग पंचमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकलते रहा। आखिर क्या कारण रहा जो पथराव आपने किया? क्या मैं 75 साल से कभी किसी हिंदू ने बिहार हो जी, या देश का कोई भाग, आपके तजिया पर हमने पत्थर फेंका? हम लोग तो खुद तजिया में जाते थे जब छोटे थे तो, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी और INDA टुकड़े टुकड़े गैंग के तुष्टीकरण नीति मेरा सवाल यह है कि नूह में भी ऐसी घटना हुई और यही पैटर्न बिहार में भी हमें देखने को मिल रहा है। धार्मिक यात्रा को निशाना बनाया गया है, आपको क्या लगता है? योर टेक। देखिए, ये साजिश का हिस्सा है, ये संजोग नहीं है, ये प्रयोग है, सोची समझी राजनीति के तहत। और ये राजनीति उनके एक स्थानों से उठता है जी, और फिर हर जगह बांटा जाता है। मेरा अगला सवाल गिरिराज जी, मेरा अगला सवाल, लेकिन जेडीयू तो कह रहा है कि पाकिस्तान की कानून व्यवस्था भारत से अच्छी है, इसलिए मोदी जी देश पर ध्यान दे। रिकॉर्डिंग हो रहा है, हम सवाल पूछ रहे हैं। पाकिस्तान की कानून व्यवस्था भारत से अच्छी है। ये कहा है जेडीयू के नेता ने। ये डूब करके मर जाएं, जहां 75 साल में एक भी हिंदू जो बच गया हो, जिंदा लाश है, धार्मिक स्थलें टूट जाए। यहां आती है वो लेडीज, क्या नाम है उसका, सीमा हैदर, और दूसरे दिन पाकिस्तान में हिंदुओं का मंदिर बुलडोजर से ढा दिया जाता है, क्रिश्चियनों का घर जला दिया जाता है, उनके चर्च जला दिए जाते हैं। मेरा सवाल है, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी मरने मारने की बात पर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमानों ने हाथ में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। योर टेक, 30 सेकेंड्स। मुझे लग रहा है कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए जी। ये कांग्रेस के तुष्टीकरण के कारण आज देश में इस्लामिक स्टेट बन रहे हैं, बड़ा आरोप है। ऐसे ऐसे जहर उगल रहे हैं संवैधानिक पद पर रहे हुए व्यक्ति, और कांग्रेस का मुंह बंद है। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद साहब जी, जब वो उतर गए तो भारत को गाली दिया।
तो आज गाली ही नहीं जी, भारत में जहर फेंका जा रहा है, बांटा जा रहा है, ये तुष्टीकरण के लिए। और आज दुष्परिणाम ये हो रहा है कि कांग्रेस से अब संभल नहीं पा रहा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लालू यादव हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लालू यादव का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको कुछ ही क्षणों में हम दिखाएंगे। तेजस्वी यादव पर बहुत बड़ा बोले हैं, लेकिन मैं पहला रिएक्शन ले लेता हूं। मेरे साथ राजीव रंजन है। मैं दोबारा ये चौथी बार प्रयास कर रहा हूं उनके पास जाने का, शायद उन तक आवाज आ रही हो। राजीव जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी बिल्कुल मिल रही है। जी, अभी आपने सुना, मेरे साथ केंद्रीय मंत्री थे, उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली। उन्होंने बोला ये सब कुछ तुष्टीकरण के लिए हो रहा है। और जो बात पाकिस्तान का एग्जांपल जेडीयू के एक नेता ने दिया, उस पर भी आपने प्रतिक्रिया उनकी सुनी। योर रिएक्शन क्या? बिहार में जंगल राज है जैसा बीजेपी कह रही है? एक बात आपको कहना चाहूंगा, अमीश देवगन जी, बिहार हरियाणा नहीं है जी। न नूह की तरह लोगों को मरने दिया जाए और आतताइयों अत्याचारियों को लगातार अत्याचार करने की अनुमति सरकार दे, ये भारतीय जनता पार्टी के शासन के राज्य में ही संभव था। बिहार की घटना के बारे में अभी अजय आलोक जी ने कहा कि कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, जबकि अभी इसके पहले हमारे साथ एक चैनल पर थे, मैंने कहा कि वहां सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के हवाले से यह जानकारी दी गई 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और वहां जो भी एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं वो सब उठाए गए। और इनके उकसावेपूर्ण बयानों के कारण कोई तनाव नहीं बढ़े, इस पर ज्यादा सरकार की नजर है। इसलिए कि जातीय गणना के बाद जिस बदहवासी के शिकार भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं कि नूह, गुरुग्राम, फरीदाबाद से लेकर उत्तर प्रदेश के अनेक इलाकों के सांप्रदायिक झड़पें और जो दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुए, जिस तरह से मणिपुर पूरी तरह से जल रहा है, उन राज्यों में घटनाओं के लिए वहां की सरकार जवाब दे रही है। देश ने एक महीना पूरी चर्चा कर ली, पत्थर चले। लेकिन अब मेरा आपसे अमीश देवगन जी, आपके शो के मैं ऐसे समय में आया हूं जी सर, मैं तो कुछ सवाल खड़े करना चाहता हूं जी। जो लोग पाकिस्तान भेजने की नसीहत देते हैं, हर बात पर भयभीत करते हैं कि इन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए, और जो महात्मा गांधी के हत्यारे, लेकिन आपके नेता तो पाकिस्तान के साथ भारत की लॉ एंड ऑर्डर को कंपेयर कर रहे हैं। सोच के देखिए उनका दिवालियापन कितना बड़ा होगा जो भारत के लॉ। मैं कहता हूं बीजेपी नरेंद्र मोदी से आपका विरोध हो सकता है, लेकिन भारत का लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान के बरखर से खराब है, ये बात कहने के लिए हिम्मत चाहिए जी। मतलब नहीं। देखिए, ये पाकिस्तान पर तो खैर ये नीरज कुमार को क्या हो गया आपके नेता को? गिरिराज जी का कॉपीराइट है। मैं तो आपसे कह रहा हूं पाकिस्तान का कॉपीराइट गिरिराज जी के पास है। ओके मैं ये गिरिराज जी से पाकिस्तान के बारे में जितनी, लेकिन मेरे पास सुशासन की एक और तस्वीर आ रही है। मेरे पास सुशासन की एक और तस्वीर आ रही है, वो लालू यादव की तस्वीर है, वो प्ले करिए, जिसके ऊपर बड़ा विरोध हो रहा है। एक पुलिस अधिकारी छाता लेकर चल रहा है, जिसके ऊपर बीजेपी बहुत सारे सवाल खड़ा कर रही है। ओके, डॉक्टर अजय आलोक, ये पाकिस्तान पे कॉपीराइट आपका है और आपके बयानों से ज्यादा चिंतित है जेडीयू। सबसे बड़ी बात राजीव जी ने कहा कि आज जो घटना हुई इसमें 16 अरेस्ट हुए। अरेस्ट नहीं हुए थे राजीव जी, प्रिवेंटिव अरेस्टिंग हुई थी, कल शाम में ही छोड़ दिया गया था। अभी तक अभियुक्तों को अरेस्ट नहीं किया गया है। अज्ञात पे एफआईआर की गई है, जबकि साफ दिख रहा है कि किस मकान की छत पे खड़े होके पुरुष और महिला दोनों पत्थर फेंक रहे हैं, तब भी एफआईआर अज्ञात पे हुई है। इसको मैं तुष्टीकरण कहता हूं। गिरफ्तारी है, ये कंफर्म है। ये कंफर्म है, एक मिनट, ये कंफर्म है। बीच में मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था। अब सुनिए दूसरी बात, आप दूसरी बात सुनिए। दूसरी एक मिनट, आप गलत जानकारी बार बार दे रहे हैं ना। नहीं बोलते हैं ना हम लोग। आप एक सरकार गलत जानकारी नहीं दे रहा हूं, मैंने बात करके पुष्टि करके ही दे रहा हूं, आपको पता कर लीजिएगा। अज्ञात लोगों पे एफआईआर हुआ है, जबकि मकान की छत पे पुरुष और महिला दोनों पत्थर फेंक रहे हैं। अभी तक न मकान को सीज किया गया, न कुर्की की गई। जिस मकान से गिरफ्तारी पर आप अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए, सारे चैनलों में दिख रहा है। एनीवे, मैं आ गया चाहता हूं। बड़ी खबर, लालू यादव हमारे पास आ चुका है और तेजस्वी यादव पर लालू यादव ने क्या बोला है, आइए आपको सुना देते हैं। न्यूज 18 से बोले हैं लालू प्रसाद यादव, बिहार की राजनीति बदलने वाला इंटरव्यू है। तेजस्वी सीएम बने तो अच्छा है, जनता चाहती है कि अब तेजस्वी यादव सीएम बन जाए। न्यूज 18 से बोले हैं लालू यादव, बाइट प्ले करिए लालू यादव की।
लेकिन कार्यकर्ता तो ये देखना चाहते हैं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री बने। देखना चाहते ही हम मुख्यमंत्री बन रहे, तो उसमें कोई बिगाड़ कहाँ है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी तो है ही ना, बनना है। देश की जनता सब लोग मिलकर हम लोग तय करेंगे, समय आएगा। तो तेजस्वी सीएम बन जाए तो अच्छा है, ये क्लियर कट बोला है लालू यादव ने। नरेंद्र मोदी पर क्या बोला, आइए सुन लेते हैं। 18 दल के साथ मिल करके हम लोग एक इंडिया करके अपना गठबंधन हम लोगों ने बनाया है। हमको हमारा एक ही लक्ष्य है, मोदी को हटाओ, मोदी हटाओ, देश को बचाओ। भाजपा को हटाना एकदम बिल्कुल। 24 के चुनाव में इनको बुरी तरह से पराजित करना। मोदी को हटाना एकमात्र लक्ष्य है, लेकिन लालू यादव को कि उनकी सेहत ईश्वर और अच्छी करे, अपनी सेहत को लेकर क्या बोले और अपने खाने पीने की आदत पर क्या बोले, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, सुन लेते हैं। मतलब नॉन वेज पर परहेज करना चाहिए, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। चाय ज़्यादा पी लेते थे, पूरा दूध में चीनी डाल करके, और नॉन वेज में मुर्गा और चिड़िया वगैरह भी, और मटन ये डेली मतलब इधर चला। तो सावन है, उसका परवाह नहीं किया, केयर नहीं किया। मैं सीधा रिएक्शन ले लेता हूं। मेरे साथ जेडीयू के राजीव रंजन साहब हैं, मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक कुछ कहना चाह रहे हैं। मुझे पता था अजय आलोक हाथ खड़ा करेंगे, कुछ कहना चाहेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, अब तो क्लियर कट है तेजस्वी यादव सीएम बने, लालू यादव बोल रहे हैं। नहीं, उसके लिए तो मैं कितने दिन से बोल रहा हूं कि तेजस्वी को तो सीएम बन जाना चाहिए, कम से कम बिहार की हालत में सुधार होगा। लेकिन लालू जी ने ब्रेकिंग न्यूज दी है जो आपने कैच नहीं किया। ये घमंडिया 26 दलों का गठबंधन था। लालू जी ने ब्रेकिंग न्यूज दी है कि 18 से 19 दल जो लाइक माइंडेड पार्टी हैं, मतलब घमंडिया का लोकतंत्र बचाने निकला था, अब लोकतंत्र से हटके परिवारवाद तक सिमट गया। लालू जी ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आप रिवाइंड करके प्ले कर लीजिए 18-19। दूसरा, अमित जी आपके लिए एक सवाल है, मेरे लिए। आप हर न्यूज का विश्लेषण करते हैं, मुझे एक विश्लेषण करके बता दीजिए कि ये जो भी एनडीए से अलग होता है उसको अचानक पाकिस्तान प्यार कैसे झलक जाता है। पता नहीं, जैसे कितने बरसों से पाकिस्तान को दिल में दबा के रखा हुआ हो। फारूक अब्दुल्ला अलग हुआ, उनको पाकिस्तान प्यार झलक गया। जेडीयू अलग हुई, उसको पाकिस्तान प्यार झलक रहा है, उसको इंडिया का लॉ एंड ऑर्डर पाकिस्तान से बेटर दिख रहा है। मे बी नीरज जी शायद बिहार के लॉ एंड ऑर्डर। राजीव रंजन, तो लालू यादव जी ने तो इच्छा जताई है, एक सेकंड राजीव रंजन, लालू यादव जी ने तो इच्छा जताई है कि तेजस्वी सीएम बने। एक स्टेटमेंट आपने मेरा नहीं लिया, कहीं कोई संशय नहीं है भाई, और कोई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं आप। तेजस्वी अगर नहीं बात करने देना है तो फिर आप बुलाते क्यों? अपार संभावनाएं हैं जी, अपार संभावनाएं हैं, और वैसी स्थिति में भविष्य में क्या होगा ये कौन जानता है। एक पिता के तौर पर, एक वरिष्ठ राजनेता के तौर पर, उन्होंने अगर तेजस्वी यादव के लिए ये बातें अपनी इच्छा रखी हैं तो निसंदेह ये उनको अधिकार है। और जब बिहार में भविष्य में जो हालात होंगे उसके अनुरूप बिहार राजीव जी और जो राजीव जी आपको मैं बतौर प्रवक्ता, बतौर नेता कई सालों, कई दशकों से देख रहा हूं, लेकिन आज मैं आपकी कठिनाई को समझ रहा हूं, और उस कठिनाई के साथ मैं आपकी कठिनाई को समझ रहा हूं। आपकी परेशानी ये है कि आप इसको निगल भी नहीं सकते, इसको उगल भी नहीं सकते। आपकी परेशानी सही है, लेकिन लालू यादव, आप दुविधा में मत रहिए। आप जितने आप दुविधाग्रस्त हो या नहीं हो, बिल्कुल मैं क्यों दुविधा में होगा? नहीं आप पर कोई लेकिन आप क्या चाहते हैं, तेजस्वी बन जाए? क्योंकि लालू यादव कह रहे हैं, लालू यादव कह रहे हैं, उन्होंने बोला कि सावन में भी मैं नॉनवेज खाना नहीं छोड़ पा रहा और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, वो उन्होंने अलग बात करी। लेकिन उन्होंने पॉलिटिकल जो बात कही कि जनता चाहती है तेजस्वी सीएम बन जाए, तो नीतीश, आपको लगता है कि नीतीश बाबू को छोड़ देना चाहिए? मैं कहां दुविधा में आपको दिखा? नहीं, आपके चेहरे पर दुविधा थी मैं नहीं जानता हूं, लेकिन मेरे चेहरे पर तो दुविधा कम से कम देखने वालों को नहीं दिखी होगी कि तेजस्वी यादव राज्य के उप मुख्यमंत्री हैं, राज्य की अगुवाई करने का मादा है उनमें। अगर उन्होंने एक पिता के तौर पर पुत्र के लिए इच्छा जाहिर की है या जनता का हवाला दिया है, तो मुझे इसमें कोई
ओके, अजय लोग जवाब। असंतुलन भी नहीं दिखता है। 10 सेकंड। नहीं, निश्चित तौर से राजीव जी भी यही चाहते हैं और बाकी लोग भी यही चाहते हैं, जब हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार आपको एक अच्छी खबर सुनाएंगे। देखते रहिए सीएनबीसी आवाज का मंगलवार एडिशन। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। और व्यूअर्स, आज बहुत सारी अच्छी खबरों का दिन है। चांद पर कल भारत का तिरंगा लहराने जा रहा है। भारत का चंद्रयान 3 कल चांद पर पहुंचने वाला है। चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। कल शाम 6:04 पर चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अब तक दुनिया का कोई भी देश चांद के साउथ पोल पर नहीं उतरा है। इसरो के वैज्ञानिकों का दावा है कि भारत कल इतिहास रचेगा। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया में भारत की स्पेस टेक्नोलॉजी की जय हो की धुन सुनाई देगी। यह तो अंतरिक्ष की बात हुई, लेकिन इकोनॉमी के मोर्चे पर भी भारत की जय जयकार वाली खबर आई है। एसबीआई ने वित्त वर्ष 2024 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रहने का अनुमान जताया है। एसबीआई का यह अनुमान आरबीआई के अनुमान से ज्यादा है। आरबीआई ने 6.5% जीडीपी रहने का अनुमान जताया है। इतना ही नहीं व्यूअर्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने का मानना है कि 2023 की पहली तिमाही में जीडीपी 8.3% रह सकती है। खास बात यह है कि आईएमएफ ने भी भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाकर 6.1% कर दिया है, जबकि दुनिया भर के लिए आईएमएफ का जीडीपी अनुमान सिर्फ 3% रहने वाला है। यानी भारत डबल डिजिट यानी डबल के हिसाब से बढ़ेगा। अभी कुछ दिन पहले ही इनकम टैक्स रिटर्न के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में मिडिल क्लास लोगों की एवरेज कमाई 3 गुना बढ़ गई है। 2013 में जहां मिडिल क्लास की सालाना कमाई 4,40,000 रुपए थी, वो 2023 में बढ़कर 13 लाख रुपए तक पहुंच गई है। अंतरिक्ष से लेकर इकोनॉमी तक दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है। अगर कामयाबी का यह शोर अभी भी किसी के कानों तक नहीं पहुंच रहा तो उसे क्या कहा जाए, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। लेकिन वाकई यह अच्छी खबर की बात है, अच्छी खबरों का दिन है, तो मुझे लगा कि यह खबर भी आपके साथ शेयर करनी चाहिए। क्योंकि अगर भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो यानी भारत का विकास बढ़ रहा है, यानी आपकी जेब में पैसा आ रहा है, आपकी तरक्की हो रही है, यानी देश आगे बढ़ रहा है, तो हम सब आगे बढ़ रहे हैं। यह महत्वपूर्ण है। फिलहाल सीएनबीसी आवाज के टक्कर के आज के एडिशन में इतना ही। उम्मीद है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। नमस्कार।